नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस हिंदी के क्लास में। तो हमारे प्यारे विद्यार्थी जितने पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे हिंदी सब्जेक्ट से, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होती है बच्चों, और बहुत ही हेल्पफुल होगी ये, क्योंकि मैं शुरू कर रही हूँ प्रैक्टिस यानी पीवाईक्यू के साथ। अभी तो 2021 का मैं कराने चल रही हूँ। आए हुए प्रश्न वो हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि नए से शुरुआत हो रही है यानी 2021 से, तो आपके लिए बहुत ही समझदारी की क्लास होगी, क्योंकि इसमें प्रश्न किस तरह के पूछे गए हैं और किस तरह से पूछे जाएंगे, और सीधे प्रश्न सीधे मिल भी सकते हैं। इसलिए मैं ऐसी क्लास शुरू कर रही हूँ बच्चों। तो चलिए शुरू किया जाए अपनी क्लास के सेशन को। तो आइए देखते हैं इस पीवाईक्यू में किस तरह के प्रश्न बने हैं और पूछे गए हैं। आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है, यानी गलत युग्म कौन सा है। असंगत युग्म कौन सा है बच्चों? अज्ञ का विज्ञ, या अद्यतन का पुरातन, या अजय का विजय, या अर्वाचीन का नवीन। यानी गलत युग्म इसमें से कौन है, आपको यह बताना है। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो जिसको पता हो आंसर इसका फटाक से दे। क्या आंसर होगा? कौन सा असंगत युग्म है? तो अज्ञ का विज्ञ तो बिल्कुल सही होगा। विज्ञ प्रज्ञ जो भी कह लीजिए, अज्ञ विज्ञ और प्रज्ञ दोनों होता है अज्ञ का। और अद्यतन का पुरातन होता है, बिल्कुल सही है। ये भी अनद्यतन भी हो सकता है। अज्ञ विज्ञ प्रज्ञ में लिखते चल रही हूं, प्रज्ञ भी होगा। अद्यतन का पुरातन या अनअद्यतन, अनअद्यतन यह भी होगा बच्चों। अजय का विजय होता है, बिल्कुल सही है। अर्वाचीन का नवीन नहीं होता है, क्या होता है? अर्वाचीन का प्राचीन होता है विलोम शब्द। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? प्राचीन, याद करिएगा, प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है। इसलिए असंगत युग्म कौन सा है? डी होगा। डी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा। लौट कर आया हुआ के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? आगत होगा। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द में आप क्या लिखेंगे, क्या आंसर देंगे? आगत होगा, या विगत होगा, या तथागत होगा, या प्रत्यागत होगा। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्दों में अगर हम कहें तो एक शब्द क्या बनेगा? तो आया हुआ बच्चों, आया हुआ के लिए, लौट कर आया हुआ के लिए अगर एक शब्द में, या फिर कहीं जाकर लौट कर आया हुआ हो, अगर आपको जैसे ए स्टेटमेंट मिलता है तब भी आपको यही आंसर देना है, या फिर जो कहीं जाकर लौटकर आया हुआ हो ऐसा स्टेटमेंट मिलता है तब भी आपको आंसर वही होगा, दोनों के लिए। तो इसलिए इसमें बच्चों आगत नहीं, यानी क्या होगा? लौट कर आया हुआ या जो कहीं जाकर लौट कर आया हुआ, दोनों के लिए क्या होगा? प्रत्यागत होगा। प्रत्यागत इज द राइट आंसर। वहीं आगत के लिए क्या होता है? जो आया हुआ हो। मैं लिख दे रही हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जो आया हुआ हो, आया हुआ हो, इसके लिए क्या होगा एक शब्द में? आगत। विगत में क्या होता बच्चों? जो बीत चुका हो। विगत यानी जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो, बीत चुका हो, इसके लिए बच्चों क्या शब्द प्रयोग होगा? एक शब्द विगत। तथागत, तथागत बच्चों इसके लिए क्या होता है कि वह जो वैसा ही चला गया, वह जो वैसा ही
चला गया, इसके लिए क्या होगा? तथागत, चला गया। इसके लिए क्या होगा? एक शब्द चला गया, तथागत होगा। ओके बच्चों, और प्रत्यागत के लिए आप समझ ही गए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कूलंकसा, कूलंकसा, कूलंकसा किसका पर्यायवाची होगा? कूलंकसा, कूलंकसा किसका पर्यायवाची है? नौका का, या नदी का, या बिजली का, या फिर रात्रि का? कूलंकसा किसका पर्यायवाची शब्द बच्चों? कूलंकसा किसको कहते हैं? तो बच्चों नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नदी को। कूलंकसा नदी को कहते हैं। कूलंकसा नदी को कहा जाता है, नदी का पर्यायवाची होता है। नदी का पर्यायवाची बच्चों, एक नदी तो हुआ ही, सरिता, मैं लिख दे रही हूं इसके साथ, सरिता, अपगा, तटनी, सरिता, अपगा, तटिनी, ये सब क्या है? नदी के पर्यायवाची होंगे। तरंगिणी, तरंगवती, ये सब किसके हैं? नदी के पर्यायवाची। नौका का अगर हम कहें तो नाव, तरी, तरड़ी, नाव, तरी, तरिड़ी, ये सब किसके हैं? नाव के हैं बच्चों। नाव, तरी, तरड़ी, ये सब नौका के हैं। बिजली के पर्यायवाची क्या होता है? विद्युत, चंचला, चपला, दामनी, कौधा, तड़ित, ये सब किसके हैं? बिजली के पर्यायवाची हैं। हम यहाँ लिख दे रहे हैं कुछ बिजली के। कौधा, कौधा, तड़ित, दामिनी, कौधा, तड़ित, दामिनी, कौधा, तड़ित, दामिनी, चपला, ये सब किसके पर्यायवाची हो रहे हैं? बिजली के पर्यायवाची होते हैं। अब आइए रात्रि के। रात्रि के पर्यायवाची क्या होते हैं? यामिनी, रजनी, विभावरी, यामिनी, रजनी, विभावरी, ये सब किसके हैं? रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके बच्चों, इसको याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कूलंकसा का पर्यायवाची इसमें से क्या है? तो नदी होगा। नदी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि बीड़ा पाड़ में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? बीड़ा पाड़ में किस समास को प्रयुक्त किया गया? कर्मधारय समास होगा, या तत्पुरुष समास होगा, या बहुव्रीहि समास होगा, या फिर द्विगु समास होगा? बीड़ा पाड़ में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ बच्चों? तो बीड़ा पाड़ में, बीड़ा है जिसके हाथ में, यानी बीड़ा है पाड़ में जिसके, वह है कौन? बीड़ा पाड़, यानी इसमें बच्चों अन्य अर्थ मिल रहा है। बीड़ा पाड़ से अन्य एक अर्थ मिल रहा है, तो क्या होगा? इसको याद रखिएगा, जिन शब्दों से विग्रह करने पर हमको एक अलग अर्थ प्राप्त हो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इसलिए क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। इसमें बहुव्रीहि समास होगा। बीड़ा पाड़ शब्द में क्या होता है? बहुव्रीहि समास पाया जाता है बच्चों। ओके, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें एक अन्य अलग पद की प्रधानता होती है, यानी अलग अर्थ मिलता है, उसमें क्या होता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। सी इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। अब इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि शब्द कला के पारखी कहते हैं उस पार की, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? शब्द कला के पारखी कहते हैं उस पार की, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, या नागार्जुन है, या रामविलास शर्मा है, या फिर मुक्तिबोध है? शब्द कला के पारखी कहते हैं उस पार की, यह रचयिता, इसके रचयिता कौन है इस पंक्ति के? फटाफट इसका आंसर दीजिए सभी लोग। बच्चों ये रामविलास शर्मा की लाइनें किसके लिए कहा है? तो
किसका है? रामविलास शर्मा की पंक्ति है। इसके रचनाकार रामविलास शर्मा है। ओके बच्चों, रामविलास शर्मा है। यह कवि, यह मार्क्सवादी कवि हैं बच्चों। रामविलास शर्मा किस तरह के हैं? मार्क्सवादी कवि हैं। किस तरह के? मार्क्सवादी। ये मार्क्सवाद पर ज़्यादा काम किए हैं, इसी तरह की इन्होंने लाइनें लिखी हैं। ये आलोचक भी हैं, ये आलोचक भी हैं। बाद में बच्चों यह सबसे पहले हंस पत्रिका में प्रकाशित की गई थी। यह पंक्तियां किसमें? हंस पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। किसमें? हंस पत्रिका में। पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। हंस पत्रिका में सबसे पहले इसको प्रकाशित किया गया था, इस लाइन को। बाद में इसे अज्ञे जी ने तार सप्तक में अपने शामिल कर लिया। तार सप्तक में इसको शामिल कर लिया था। ओके, मार्क्सवादी। तो सी इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। बच्चों ये उनकी जो ये भी बताते चले, तो यह रामविलास शर्मा की जो पंक्ति है, यह किस कविता से, किस रचना से लिया गया बच्चों? तो इस कविता का नाम है, इस कविता का नाम है जिससे लाइन ली गई है, इस कविता का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। इनकी रचना है, कविता है बच्चों सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम से ली गई ये लाइन। ओके, इस बात को याद रखिएगा। ये रामविलास शर्मा की कविता है सत्यम शिवम सुंदरम, इसी से इस लाइन को लिया गया है। तो सबसे पहले प्रकाशित कहाँ हुई है? ये हंस पत्रिका में। रामविलास शर्मा कैसे हैं? मार्क्सवादी कवि हैं बच्चों, आलोचक हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? यानी शुद्ध शब्द इसमें से कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? अभ्यांतरिक, इसमें से शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है। अभ्यांतरिक बच्चों, अभ्यांतरिक, अध्यंतरिक नहीं है। अभ्यंतरिक शुद्ध है, या अभ्यांतरिक शुद्ध है, या आभ्यंतरिक शुद्ध है, या फिर आध्यात्मिक शब्द दिया जा रहा है, या आभ्यांतरिक होना चाहिए। आभ्यांतरिक, इसमें से शुद्ध मैं इसको तरिक, यहां इसको आभ्यांतरिक मैं यहां से लिख दे रही हूं। कौन सा सही है इसमें से शुद्ध शब्द? आभ्यांतरिक। कौन सा शुद्ध है? आप लोग बताइए। वर्तनी की दृष्टि से इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आभ्यांतरिक है। आभ्यांतरिक है, आभ्यंतरिक। यानी करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। सी इज द राइट आंसर। शुद्ध शब्द केवल यही है, बाकी तीनों अशुद्ध है यानी गलत है। ओके बच्चों, आभ्यंतरिक। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजेता कौन है बच्चों? भारत भूषण अग्रवाल हैं, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, या चंद्रकांत देवताले हैं, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र हैं। यह पंक्तियां किसकी हैं? इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है बच्चों? लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजेता कौन है? सभी लोग इसका आंसर दें। बच्चों अगर इसमें देखा जाए तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं इस पंक्तियों के सृजेता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इज द राइट आंसर, क्योंकि ये पंक्तियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। किसकी हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। क्योंकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बच्चों एक प्रयोगवादी कवि हैं। कैसे हैं? प्रयोगवादी।
प्रयोगवादी कवि हैं, प्रयोगवादी कवि हैं। और प्रयोगवादी इस कविता का शीर्षक क्या है बच्चों? लीक पर वो चले। इसका शीर्षक है कि लीक पर वे चले। इस कविता का शीर्षक क्या है? लीक पर वे चले। यही लाइनें, केवल इतने, लीक पर वे चले, बस इतना ही इसकी लाइनें हैं। इस कविता का शीर्षक है। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? वीर नंदी हैं या धनंजय हैं या फिर मुनजिन विजय हैं या वादिराज है बच्चों? पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? सभी लोग इसका आंसर दें। पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? तो बच्चों पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? तो पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वादिराज। कौन है? वादिराज है। वादिराज हैं। वादिराज एक प्रसिद्ध जैन कवि हैं। ये प्रसिद्ध जैन कवि हैं बच्चों। ये कैसे हैं? जैन कवि हैं वादिराज। इनका जन्म कब होता है? 10वीं शताब्दी में होता है, माना जाता है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भोपाल में थी, उपर्युक्त पंक्तियों में किस अलंकार का उदाहरण है? उपर्युक्त पंक्तियां किस अलंकार की उदाहरण है? किस अलंकार की उदाहरण है? यह पंक्तियां किस अलंकार, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अभ्यांतर न्यास का अलंकार का प्रयोग हुआ है या फिर परिसंख्या अलंकार का प्रयोग हुआ है या विभावना अलंकार का प्रयोग किया गया है या फिर अपहुन्नति अलंकार का प्रयोग किया गया है? बच्चों इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भोपाल में थी, इन पंक्तियों में बच्चों परिसंख्या अलंकार का उदाहरण होगा। परिसंख्या अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि जहां किसी वस्तु का अपने वास्तविक स्थान या सभी स्थान से लोप होकर यानी हटकर कहीं एक विशिष्ट स्थान पर आरोपित किया जाए उसका अर्थ, तो वहां क्या होता है? जिससे किसी विशेषता का प्रकाशमान होता है, वहां क्या होगा? परिसंख्या अलंकार हो जाएगा। परिसंख्या अलंकार हो जाएगा। यानी तीसरा कोई उदाहरण इसमें प्रस्तुत किया जाए तो यहाँ क्या होगा? परिसंख्या अलंकार हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। बी इज द राइट आंसर। परिसंख्या अलंकार का उदाहरण होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि जहां राधा आनन उदित निशिवासर आनंद, तहां कहां अरविंद है, कहां बापुरो चंद। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जहां राधा आनंद उदित निशिवासर आनंद, तहां कहां अरविंद है, कहां बापुरो चंद। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ? रूपक का या प्रतीप का या अनन्वय का या फिर दीपक का? किस अलंकार का प्रयोग किया गया है इस पंक्ति में बच्चों? प्रतीप, बिल्कुल सही। प्रतीप अलंकार का प्रयोग हुआ बच्चों। प्रतीप अलंकार को अगर हम समझने की कोशिश करें तो प्रतीप का तात्पर्य होता है कि उल्टा या विपरीत। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत होता है बच्चों। यहाँ उपमा का उल्टा रूप दिखाया जाता है प्रतीप अलंकार में, जहां पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करने का चमत्कार पूर्ण प्रयोग किया जाता है। यानी उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती हो, वहां क्या होता है? प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप यानी उल्टा,
यानी जहां राधा आनंद उदित, यानी उदित उदय होना, आनंद यानी राधा जी का मुंह कहाँ उदित हो रहा, सूर्य को इनके मुख को सूर्य बताया जा रहा है। निस्वासर वासर आनंद, तहां कहाँ अरविंद है, कहाँ यानी कि तीसरा अर्थ प्रकट करने की कोशिश की जा रही उल्टा, तो यहाँ क्या हो गया, प्रतीप अलंकार हो गया। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास होगा। ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि तो नहीं होगा। ऊट पटांग में किस शब्द का किस समास का प्रयोग हुआ बच्चों। ऊट पटांग शब्द में किस समास का प्रयोग हुआ है बच्चों। ऊट पटांग शब्द में तत्पुरुष समास का, अलुक तत्पुरुष जानते हैं ना आप, अलुक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। मैं यहां लिख दे रही हूं, तत्पुरुष तो सही है, आप बिल्कुल तत्पुरुष लगा सकते हैं, लेकिन अगर अलुक दे दे तो आप अलुक तत्पुरुष समास ही लगाइएगा, ठीक है। मैं यहां लिख दे रही हूं अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष समास होगा इसमें ऊट पटांग शब्द में। ओके बच्चों, ऊट पटांग यानी बेतुकी बात, ऊट पटांग का समास विग्रह अगर करेंगे, ऊट पटांग यानी बेतुकी बात कहना। ओके, डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यहां क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अगर हम इसका गुरुधन वे या गुरुधन ए या गुरुधन वे या गुरोधन ए, गुरुए का शब्द का सही संधि विच्छेद अगर हम देखें तो गुरोधन ए होगा। यहाँ ओ प्लस ए से औ बना है, ए प्लस ओ से औ बन जाएगा, इसलिए क्या होगा, गुरोधन ए हो जाएगा, गुरोधन ए हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जिस समस्त पद में पूर्व व उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, उसमें कौन सा समास होता है। अभी मैंने शुरू में ही बताया, आप लोग इसका आंसर दीजिए। उसमें कौन सा समास होगा, जिस समस्त पद में पूर्व व उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती हो, तो उसमें कौन सा समास होगा। बहुब्रीहि समास होगा या तत्पुरुष समास होगा या अव्ययी भाव समास होगा या फिर द्वंद्व समास होगा। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है बच्चों, वह कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। ए इज द राइट आंसर, बहुब्रीहि समास। जैसे सतखंडा शब्द दे दिया जाए, सतखंडा, मैं यहां लिख दे रही हूं सतखंडा। सतखंडा शब्द अगर है, इसका हम अगर विग्रह करते हैं तो क्या होगा, सात है खंड जिसके, सात हैं खंड जिसके, सात हैं खंड जिसके, अर्थात सतखंडा। तो यहां क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का वर्णन किया गया है। उक्त व्यक्ति प्रकरण है या राउल बेल है या कुबलय माला कथा है या फिर वर्ण रत्नाकर है। वह कौन सा ग्रंथ है बच्चों जिसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित माना गया है।
बच्चों ये है वह ग्रंथ है राउल बेल। राउल बेल है बच्चों, राउल बेल है, राउल बेल। इसको राउल भी कहते हैं, राउर भी कहते हैं। ओके, राउर बेल, वह ग्रंथ है राउर बेल बच्चों। यह रोड़ा कवि द्वारा लिखा गया है। इसके रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि है। कौन है? रोड़ा कवि, रोड़ा कवि है बच्चों। ये चंपू काव्य है। राउल बेल कैसा है? चंपू काव्य है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ओके, चंपू काव्य बच्चों। इसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित यह ग्रंथ है बच्चों। और यह शिलांकित कृति है, इसको भी याद रखिएगा। राउल बेल शिलांकित कृति है, शिलांकित कृति है। मैं यहाँ भी लिख दे रही हूँ, शिलांकित कृति है, शिलांकित कृति है बच्चों। ये इसको भी याद रखिएगा, पूछ दे कि शिलांकित कृति इसमें से कौन है, तो ये राउल बेल या चंपू काव्य है। इसके रचनाकार रोड़ा कवि हैं। ओके बच्चों, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जैनेन्द्र कुमार से संबंधित है, कथा शेष, या अमृतलाल नागर से संबंधित है, या यशपाल से संबंधित है, या उषा प्रियंवदा से संबंधित है? ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? जैनेन्द्र कुमार से, या अमृतलाल नागर से, या यशपाल से संबंधित है, या फिर उषा प्रियंवदा से? किससे संबंधित है? फटाफट इसका आंसर सभी लोग दें। जीवनीकार ज्ञानचंद जैन है। कथा शेष क्या है? ये जीवनी है बच्चों। यह किससे संबंधित है? संबंधित व्यक्ति कौन है? तो अमृतलाल नागर हैं। कौन है? अमृतलाल नागर से संबंधित है बच्चों। और इसका प्रकाशन वर्ष अगर हम देखें, कथा शेष का प्रकाशन वर्ष बच्चों 1999 है बच्चों, 1999 है। कितना है? 1999 है। ओके, जीवनीकार ज्ञानचंद्र हैं। ओके, जीवनी कौन है? नाम क्या जीवनी का? कथा शेष है। किसके बारे में लिखी गई है? तो ये अमृतलाल नागर के बारे में लिखी गई है। ओके बच्चों, उसी तरह जैनेन्द्र कुमार को अगर हम देखें, बच्चों, तो अकाल पुरुष गांधी इनका है। मैं लिख दूं, बोल दे रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से समझ लेगा। जैनेन्द्र कुमार का अकाल पुरुष गांधी जो 1968 में लिखा गया है, प्रकाशन वर्ष बच्चों 1968 में है। और किसके बारे में लिखा गया? अकाल पुरुष गांधी जीवनी है। ये महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया बच्चों, महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? रामचंद्र शुक्ल ने, या श्याम सुंदर दास ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? सभी लोग इसका आंसर दें। ओके बच्चों, यह काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत किया है इस काव्य लक्षण को। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, तो सी इज द राइट आंसर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है। प्रसंग गर्भत्व
प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति लिखा गया है यानी कहा गया है? यह कथन किसके लिए लिखा गया? बाबू श्याम सुंदर दास के लिए, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी के लिए, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए, या अध्यापक पूर्ण सिंह के लिए? किसके लिए बच्चों यह व्यंग किया गया है? यह कथन किसके प्रति है? सभी लोग इसका आंसर दें। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रति है। किसके? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रति है। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि बीती विभावरी जागरे, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? रूपक, या उत्प्रेक्षा, या श्लेष, या फिर यमक? किस अलंकार का प्रयोग किया गया है इस पंक्ति में? इसमें क्या हो रहा है बच्चों? इसमें क्या हो रहा है कि जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहां क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। यहां बच्चों यही होगा, यही क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। यहाँ क्या दिखाया जा रहा है? जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जा रहा है वहां रूपक अलंकार होता है। बच्चों यहाँ वही हो रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? रूपक अलंकार। ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? गणनावाचक गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10 लाख के लिए, या 1 लाख के लिए, या 5,000 के लिए, या फिर 10,000 के लिए? अयुतम शब्द किसके लिए प्रयुक्त होगा इसमें से? बच्चों अयुतम जो होता है 10,000 के लिए होता है। किसके लिए होता है? 10,000 के लिए होता है। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। 1 लाख के लिए बच्चों क्या होता है? लक्षम होता है। लक्षम होता है 1 लाख के लिए, लक्षम होगा। क्या होगा? लक्षम होगा। 10 लाख के लिए बच्चों क्या होगा? 10 लाख के लिए 10 लाख के न्यूनतम प्रयुतम होगा। न्यूनतम प्रयुतम होगा। प्रयुतम होगा। ओके, इसको याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर गणनावाचक अयुतम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? तो 10,000 होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यहां क्या पूछा जा रहा है कि मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? बच्चों एक कहानी है, कहानी विधा की रचना है, और इसके लेखक कौन है? मर गया दीपनाथ। इस कहानी के लेखक कौन है? चंद्र किशोर जायसवाल जी हैं, या फिर रमाकांत श्रीवास्तव हैं, या रमणिका गुप्ता हैं? रमणिका है बच्चों, रमणिका गुप्ता हैं, या फिर संजीव हैं? मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है बच्चों? तो इस चर्चित कहानी के लेखक कौन है? तो इस चर्चित कहानी के लेखक हैं चंद्र किशोर जायसवाल हैं। इस प्रसिद्ध कहानीकार हैं चंद्र किशोर जायसवाल इज द राइट आंसर। ओके, यह कहानी चंद्र किशोर जायसवाल की। इनकी और भी कहानियां हैं बच्चों। मैं नहीं माखन खायो, हिंगवा घाट में पानी रे, जंग, दुखिया दास कबीर, नक बेसर कागा ले भागा, तरपड़,
आघात पुष्प, जमीन तथा मर गया दीपनाथ क्या है? ये चंद्रकिशोर जायसवाल के कहानी संग्रह हैं। ओके बच्चों, मैंने नाम लिया, फिर से एक बार ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। मैं नहीं माखन खायो, हिंगवा घाट में पानी रे, जंग दुखिया दास कबीर, नक बेसर कागा ले भागा, तर्पण, आघात पुष्प, जमीन और मर गया दीपनाथ। इस क्या है? चंद्रकिशोर जायसवाल के कहानी संग्रह है, इसको याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? यानी इस काव्य पंक्तियों में किस गुण का प्रयोग हुआ है? माधुर्य गुण या ओज गुण या प्रसाद गुण या फिर इनमें से कोई नहीं? किस गुण का प्रयोग किया गया है? हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। बच्चों इसमें ओज गुण का प्रयोग किया गया है, ओज गुण का प्रयोग किया हुआ है। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, ओज गुण। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में ओज गुण में वीर रस आता। बच्चों इस बात को भी याद रखिएगा। इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? इसमें से कौन सा काव्य संग्रह बच्चों नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, सूलफूल या प्रवासी के गीत या अपराजिता? नरेंद्र शर्मा का कौन सा काव्य संग्रह इसमें से नहीं है बच्चों? नरेंद्र शर्मा का बच्चों कर्णफूल, सूलफूल, प्रवासी के गीत ये सभी किसके हैं? कर्णफूल, सूलफूल, प्रवासी के, प्रभात फेरी, पलाश, वन, मिट्टी और फूल, कामिनी, हंसमाला, रक्त चंदन, अग्निशस्य, कदली वन, सुबर्णा, बहुत रात गए, द्रौपदी, ये सब किसके हैं? नरेंद्र शर्मा के काव्य संग्रह हैं। अपराजिता बच्चों इनका काव्य संग्रह नहीं है, यह नरेंद्र शर्मा का काव्य संग्रह नहीं है। यह रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। ये किसका है? रामेश्वर शुक्ल अंचल का। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ नाम ताकि याद रहे आप लोगों को। रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। ओके बच्चों, रामेश्वर शुक्ल अंचल का काव्य संग्रह है। अंचल का यह काव्य संग्रह है बच्चों। ओके, अपराजिता, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। अपराजिता 1939 में लिखा गया है, लिखी गई कविता बच्चों 1939 में। ओके, तो डी करेक्ट आंसर होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि बैलगाड़ी में किस समास का प्रयोग हुआ है? बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास या द्विगु समास या कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? बैलगाड़ी शब्द में किस समास का प्रयोग होगा? बैलगाड़ी शब्द में किस समास का प्रयोग हुआ बच्चों? बैलगाड़ी शब्द में अगर देखा जाए बच्चों तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। बैल के लिए गाड़ी, बैलगाड़ी यानी बैल के लिए गाड़ी, तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। किसका? तत्पुरुष समास। इसका विग्रह करेंगे तो बैल के लिए गाड़ी। ओके बच्चों, बैल के लिए गाड़ी, तो डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन है? अब यहां ध्यान दीजिएगा, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन है? नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहनिका या जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु का सूखा पत्ता। सूखा नहीं होना चाहिए बच्चों, खुदा सही सलामत है। खुदा, मैं यहां लिख दे रही हूं, खुदा
खुदा सही सलामत है। रविंद्र कालिया। मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। अब बताइए, इसमें आप लोग बताइए, यहाँ पूछा क्या जा रहा है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है बच्चों? है नीलू, नीलिमा, नीलोफर। नीलू, नीलिमा, नीलोफर है बच्चों, भीष्म साहनी का है। उपन्यासकार कौन है? भीष्म साहनी है। यह प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह उपन्यास है बच्चों। ओके। जुलूस जो है फणीश्वर नाथ रेणु का है। यह किस पर आधारित, इसका विषय वस्तु क्या है? तो जुलूस बच्चों है ये पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले में जो शरणार्थियों की समस्या का चित्रण इसमें जुलूस में किया गया, फणीश्वर नाथ रेणु ने किया बच्चों इस उपन्यास में। वही खुदा सही सलामत है, यह रविंद्र कालिया का उपन्यास है। यह नारी शोषण का चित्रण इसमें किया गया है। 2 भागों में है ये सूखा खुदा सही सलामत है, 2 भागों में बच्चों है। तो पहले में क्या किसका चित्रण है? नारी शोषण का, और दूसरे भाग में चुनावी राजनीति का सजीव अंकन किया गया है। यह रविंद्र कालिया का उपन्यास है। अभी आइए डी में देखते हैं, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का है उपन्यास बच्चों। यह अभिनय कला के लिए कलाकार के संघर्ष का गहरे पीड़ाबोध और कलात्मक संयमपूर्ण अंकन किया गया है इस उपन्यास में, मुझे चांद चाहिए में। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने सबका बता दिया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र बच्चों? सेवा सदन के हैं, या रंगभूमि के हैं, या कर्मभूमि के हैं, या काया कल्प के हैं? किस उपन्यास के पात्र है बच्चों? सोफिया और विनय किस प्रसिद्ध उपन्यास के कलाकार हैं बच्चों, पात्र हैं? यह तो सभी उपन्यास किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद के हैं, लेकिन किसके ये लोग पात्र हैं अब आपको ये बताना है बच्चों। बच्चों अगर देखा जाए तो रंगभूमि के ये लोग विनय और सोफिया पात्र हैं। रंगभूमि के विनय और सोफिया पात्र किसके हैं? रंगभूमि के। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर। सेवा सदन के बच्चों सुमन गजाधर, सेवा सदन के सुमन गजाधर। और कौन है सुमन गजाधर? कृष्णचंद परम सिंह शांता हैं। कर्मभूमि में अगर हम देखें, कर्मभूमि बच्चों अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, शांति कुमार, सकीना और महंत साहब है बच्चों। कायाकल्प में अगर देखें कौन कौन पात्र है? यशोदा नंदन है, बागेश्वरी है, ख्वाजा महमूद हैं, रानी देवप्रिया है, ब्रजधर है बच्चों, चक्रधर है और अहिल्या है। कायाकल्प के उपन्यास के पात्र हैं। इसलिए इसमें जो पूछा गया है विनय और सोफिया किस उपन्यास के पात्र है? तो रंगभूमि के हैं। इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा बच्चों? अब आप लोग बताइए युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? सभी लोग इसका फटाफट आंसर दें। क्या रूप? तुभ्यम तथा तव होगा, तुभ्यम तथा तव होगा, या तुभ्यम तथा ते होगा, या तुभ्यम तथा तो होगा, या त्वया तथा त्वाम होगा। युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा बच्चों? तो तुभ्यम तथा ते होगा। क्या होगा? तुभ्यम, तुभ्यम तुभ्यम तथा ते होगा, तुभ्यम तथा ते होगा। बी इज द राइट आंसर। ओके, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, तुभ्यम तथा ते होगा। ओके बच्चों, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सात्विक अनुभाव नहीं है? निम्न में से कौन सात्विक अनुभाव नहीं है बच्चों? रोमांच, कंप, विषाद या प्रलय?
इसमें आप लोग बताइए कि सात्विक अनुभाव कौन सा नहीं बच्चों। बच्चों इसमें विषाद जो है सात्विक नहीं है, विषाद जो है सात्विक नहीं है, ये संचारी भाव है। क्या है ये? संचारी भाव है, संचारी भाव है। ओके बच्चों, संचारी भाव है। संचारी भाव की संख्या कितनी है बच्चों? तो 33 है। संख्या कितनी है? 33 है। जबकि अनुभाव क्या होता है? भाव का बोध कराने वाले कारण को ही अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है बच्चों? कायिक या आंगिक, हम लिख दे रहे हैं, कायिक या आंगिक। सेकंड है वांचिक। थर्ड है बच्चों आहार्य। फोर्थ है सात्विक। ये 4 है क्या? अनुभाव है सात्विक। ओके बच्चों, सात्विक अनुभाव हो गए। सात्विक अनुभाव भी 8 प्रकार के होते हैं। स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण, प्रलय। बच्चों क्या है? सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते, मैंने बता दिया। सात्विक। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? जवाब दिया जाता है गुलाब होता है, हिसाब होता है, शराब क्या होती है बच्चों? पी जाती है, शराब। इसलिए स्त्रीलिंग क्या होगा? शराब होगा। पी जाती है, शराब पी जाती है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, शराब। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा बच्चों। द्रक्ष्यति शब्द, द्रक्ष्यति, हम यहां स्पष्ट लिख रहे हैं द्रक्ष्यति शब्द यानी दृश्य धातु के किस लकार, वचन एवं पुरुष का रूप है द्रक्ष्यत शब्द। द्रक्ष्यत शब्द यहां हम लिख दे रहे हैं द्रक्ष्यति। द्रक्ष्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार, वचन एवं पुरुष का रूप है? लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, या लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का, या लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का, या लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। किसका है बच्चों? तो द्रक्ष्यत शब्द जो है, द्रक्ष्यत शब्द जो है बच्चों, द्रक्ष्यत शब्द दृश्य धातु या अर्थात देखना, इसमें अगर देखा जाए तो लट लकार वर्तमान काल का होगा बच्चों। किस में आएगा? तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? अन्य 3 से, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है बच्चों? इनमें से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? मूर्धहिया, मणिकर्णिका, या कितनी धूप में कितनी बार, या वट वृक्ष की छाया में? बच्चों अगर देखा जाए तो मूर्धहिया क्या है? एक आत्मकथा विधा की रचना है, विधा की दृष्टि से पूछा जा रहा है। मणिकर्णिका भी बच्चों क्या है? मणिकर्णिका भी बच्चों आत्मकथा है, आत्मकथा है, ये भी आत्मकथा है, ये भी आत्मकथा है। और कितनी धूप में कितनी बार बच्चों, ये भी क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। लेकिन बट वृक्ष की छाया में यह क्या है? जीवनी है। क्या है? जीवनी है बच्चों, जीवनी है। और रचनाकार इनके कौन है? मूर्धहिया के रचनाकार बच्चों हैं तुलसीराम, तुलसीराम है। मणिकर्णिका के ये भी तुलसीराम है बच्चों। कितनी धूप में कितनी बार बच्चों? ये महीप सिंह की रचना। किसकी है? महीप सिंह की रचना है। किसकी है? महीप सिंह की रचना। ओके बच्चों,
कब लिखी गई है? तो मुदहिया का समय बच्चों 2010 है। इसका समय कितना है? 2010 है। मणिकर्णिका का 2013 है। 2013 कितनी धूप में कितनी बार बच्चों? ये भी 2013 में है। बट वृक्ष की छाया में 2006 है। 2006 में है बच्चों। प्रकाशन का वर्ष है बच्चों, ये सब याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। डी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगली क्लास इसी तरह मैं आपको देती रहूं। बहुत ही हेल्पफुल क्लास होगी बच्चों, और आपको राइट टाइम मिलती रहेगी। आप लोग देखिए, समझिए, अपनी तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि अध्यक्ष महोदय आ गए हैं तो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। तो किसी भी दिन डेट घोषित भी हो सकती है कब परीक्षा लेंगे, और परीक्षा का डेट बहुत लंबा नहीं घोषित होगा। इसलिए आप लोग बहुत शिद्दत से लग जाइए, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। और इतना समय मिल गया है कि बहुत अच्छी तैयारी हो गई होगी बच्चों आप लोगों की। आप प्रैक्टिस मेरे साथ करिए, एक एक प्रश्न आपका आएगा, प्रश्न में पूछे भूलोगे नहीं आप लोग, एक भी प्रश्न नहीं गलत होगा। तो ठीक बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी लगी क्लास। इसी तरह मैं अगली क्लास लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।